प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ में कैसे इकोसिस्टम कांग्रेस पार्टी का और विपक्ष का काम करता है और इसके साथ साथ जो जुडिशरी का इकोसिस्टम है वो कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के ऊपर हावी रहता है, इसकी एक बानगी पूर्व सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ के आखिरी फैसले में देखने के लिए मिली। डी.वाई. चंद्रचूड़ रिटायरमेंट के मौके पर जाते जाते उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार बुलडोजर कार्रवाई कर रही है उस पर जो फैसला सुना करके गए हैं उसकी वजह से राजनीतिक हलकों में दरअसल सियासत गर्मा गई थी और सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले की टेक्निकलिटी को समझे बिना कैसे जो तमाम कांग्रेसी पत्रकार थे वो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के आवाज उठाने लगे थे कि अब तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की जो बुलडोजर कार्रवाई है उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने अलोकतांत्रिक करार दे दिया है, क्योंकि पूरा का पूरा विपक्ष उत्तर प्रदेश की बुलडोजर जो कार्रवाई है उसे लेकर के खफा था। बार बार एक के बाद एक तमाम पिटीशंस दरअसल दायर की गई थी और विवाद वहां पर खड़ा हो गया जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह फरमान जारी कर दिया गया कि बुलडोजर कार्रवाई स्वीकार नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी को खास तौर पर ऐसा लगा कि फैसला उनके फेवर में आ गया, लेकिन अब उस फैसले की जो टेक्निकलिटी है जो धीरे धीरे निकल करके सामने आ रही है उसे जानने के बाद में अब राहुल गांधी एंड कंपनी के दरअसल होश फाख्ता हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार कैसे इनडायरेक्ट वे में यह कह दिया था कि बुलडोजर कार्रवाई दरअसल रुकेगी नहीं, इस रिपोर्ट में इसका हम विश्लेषण करेंगे और यह भी समझेंगे कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ में जुडिशरी का इकोसिस्टम काम करता है, कैसे प्रधानमंत्री को तानाशाह बताते बताते अब टारगेट पर योगी आदित्यनाथ भी आ चुके हैं। इसका भी इस रिपोर्ट में हम विश्लेषण करेंगे और योगी आदित्यनाथ को क्यों टारगेट किया जा रहा है हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। सुप्रीम कोर्ट ने बीते बुधवार को बुलडोजर की कार्रवाई को असंवैधानिक करार दिया था और कहा था कि इमारतों को केवल इसलिए गिराया गैर कानूनी है क्योंकि वो अपराध के आरोपित व्यक्ति का है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने बुलडोजर की कार्रवाई कब हो सकती है और कब नहीं इसे लेकर के अब एक विस्तृत निर्देश भी जारी कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा है कि अधिकारी किसी आरोपित व्यक्ति के अपराध या फिर निर्दोषता का निर्धारण नहीं कर सकते और ना ही सजा के रूप में ऐसे व्यक्ति के घर को ध्वस्त किया जा सकता है। इस काम को असंवैधानिक बताते हुए पीठ ने कहा कि किसी व्यक्ति का अपराध निर्धारित करने और उसे दंडित करने की जो जिम्मेदारी है वो दरअसल न्यायपालिका की है, सरकार की नहीं। कोर्ट ने माना कि अगर कोई दोषी है तब भी उस व्यक्ति के खिलाफ में बुलडोजर की कार्रवाई नहीं की जा सकती क्योंकि कार्यपालिका की यह कार्रवाई पूरी तरीके से अवैध है। ऐसा करना कार्यपालिका द्वारा कानून को अपने हाथ में लेने के समान होगा। कोर्ट ने कहा कि किसी का घर ध्वस्त करना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आश्रय के अधिकार का उल्लंघन है और यह आरोपित के परिवार को सामूहिक दंडित करने के दरअसल समान है। पीठ ने कहा कि हालांकि कानून और व्यवस्था बनाए रखना और कानून तोड़ने वालों के खिलाफ में कार्रवाई करना राज्य का दरअसल सीधे तौर पर दायित्व है, लेकिन राज्य द्वारा ऐसी शक्ति का मनमाना प्रयोग नहीं किया जा सकता और किसी व्यक्ति की संपत्ति को मनमाने ढंग से उससे नहीं छीना जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि कार्यपालिका किसी मामले में न्यायपालिका को रिप्लेस नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने इस मामले पर सुनवाई की है। इसके साथ ही उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत न्याय करने की सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर के दिशा निर्देश अब जारी कर दिए हैं और इसी में टेक्निकलिटी का पेच है। कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि आरोपी व्यक्ति के घर यानी इमारत को तोड़ने से पहले उसकी सूचना दी जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि तोड़फोड़ की कार्रवाई के बीच में प्रभावित व्यक्ति को अपील करने का समय दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने आगे कहा कि महिलाओं, बच्चों और वृद्धों को रात भर सड़कों पर घसीटते हुए
देखना और सुखद दृश्य नहीं है। अगर अधिकारी कुछ समय के लिए हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी है कि उसके दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों पर न्यायालय की अवमानना का मुकदमा चलेगा। इसके साथ ही ऐसे अधिकारियों को ध्वस्त की गई संपत्ति को अपनी लागत पर बहाल करना, इसके साथ ही तोड़फोड़ के लिए उन्हें मुआवजा भी देना पड़ेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि उसके द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश सड़कों, नदी तटों आदि पर बने अवैध इमारतों या फिर संरचनाओं के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई पर नहीं लागू होंगे। यानी कि कोर्ट यह कह रहा है कि अगर प्रॉपर्टी इलीगल है तो उस पर कार्रवाई करने पर दरअसल किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि ये दिशा निर्देश सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेजे जाएंगे। यदि तोड़फोड़ का आदेश दिया जाता है तो संबंधित व्यक्ति को इसकी सूचना देनी होगी। इसके साथ ही उसे साफ दरअसल इस आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए समय देना होगा। इसे लेकर के कारण बताओ नोटिस के बिना तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। नोटिस को इमारत के मालिक को पंजीकृत डाक द्वारा भेजना होगा। इसके साथ ही जिस इमारत को तोड़ा जाना है उस पर दरअसल यह चस्पा करना होगा सरकारी कागज। तोड़फोड़ की कार्रवाई करने से पहले नोटिस की तारीख कम से कम 15 दिन का समय देना होगा। नोटिस में तोड़फोड़ के कारणों को बताना होगा, यानी कि यह बताना होगा कि किस नियम के उल्लंघन पर यह कार्रवाई हो रही है और जो कि योगी सरकार पहले से कर रही है। नोटिस में यह बताना होगा कि किस तारीख पर प्रभावित पक्ष के लिए व्यक्तिगत सुनवाई तय की गई है और यह किसके दरअसल समक्ष तय की गई है। उसने इन दस्तावेजों की सूची भी शामिल उसमें करनी होगी जिन्हें नोटिस प्राप्तकर्ता को उत्तर देते समय प्रदान करना होगा। ऐसे नोटिसों को पिछली तारीख में भेजने के किसी भी आरोप को रोकने के लिए उसका दरअसल समन जिले के कलेक्टर यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं उसके ईमेल द्वारा भेजा जाएगा। मेल की एक कॉपी की पुष्टि वाला एक्नॉलेजमेंट डीएम के कार्यालय से भी जारी किया जाएगा। डीएम को इसके लिए नोडल अधिकारी नियुक्ति करने और ईमेल दरअसल जो है उसे करना होगा। ये तमाम जो प्रोसीजर हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन कर दिए हैं कि हम कार्रवाई तो करेंगे लेकिन ये एक दायरे में रहकर के होनी चाहिए, कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जो भी अभी तक मुझे लगता है कार्रवाई की है उसमें किसी भी तरीके का नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधा अधूरा जान करके जो तमाम पत्रकार थे जो सेलिब्रेट करने लगे थे कि कांग्रेस पार्टी की और तमाम जो दूसरे दल हैं उनकी बहुत बड़ी जीत हुई है, मुझे लगता है कि अब जो टेक्निकलिटी निकल करके सामने आ रही है उससे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो जीत का जश्न मना रही थी हरियाणा चुनाव की जो है तर्ज पर, अब असल सच्चाई आने के बाद में मुंह के बल गिरी है। बहरहाल इस पूरे के पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जैसे ही मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।